गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। मुजीबुर रहमान जी जो हैं अभी जेल में हैं, मींस जेल तक पहुँच गए हैं, उनको जेल में डाल दिया गया है। और इससे ईस्ट पाकिस्तान की जो जनता है उनमें एक रोष पैदा हो गया, उनमें एक खिलाफत की भावना पैदा हो गई और उन्होंने एक विद्रोह जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब पाकिस्तान यानी कि वेस्ट पाकिस्तान को ये पता था कि मुजीबुर रहमान को जैसे ही जेल में डाला जाएगा, उनके जो समर्थक हैं वो आंदोलन शुरू कर देंगे और इसी आंदोलन को दबाने के नाम से उन्होंने पाकिस्तानी सेना को वहाँ डिप्लॉय किया। कहाँ डिप्लॉय किया? ईस्ट पाकिस्तान में। कहाँ डिप्लॉय किया? ईस्ट पाकिस्तान में। और ईस्ट पाकिस्तान में जब पाकिस्तानी सेना डिप्लॉय हुई, पाकिस्तानी सेना को ये साफ आदेश था कि कत्लेआम मचाइए। आप कत्लेआम मचाना है, आपको किसी को गिरफ्तार नहीं करना है, किसी को पकड़ना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है। बच्चा, औरत, आदमी कोई भी दिखे उसको मारिए आप। मृत लोगों की संख्या जितनी ज़्यादा कर सकते हैं वो आपको करना है। इस नरसंहार में 30 लाख लोगों की जान चली गई। 30 लाख ईस्ट पाकिस्तानियों की जान चली गई। तो जब इतने लोग मरते हैं कहीं पे, तो जो बड़े देश होते हैं, जो अगल बगल के देश होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, उनकी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि भाई आप इंटरफेयर करिए, क्योंकि वहाँ मासूम लोग हैं, उनको आर्मी के हवाले छोड़ दिया गया है। ठीक है ना? तो भारत ने कुछ वैसा ही किया, लेकिन टैक्टिकली। भारत सीधा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। भारत ये नहीं चाहता था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत को का नाम ख़राब हो, कोई ये कहे कि भारत ने पहले पाकिस्तान पे हमला किया। भारत ये बिल्कुल नहीं चाहता था। तो टैक्टिकली इंडिया ने जो है ज्वाइन किया इस वॉर को, और क्या टैक्टिक जो है वो लगाई गई थी, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि उस ज़माने में हमारे जो जनरल हुआ करते थे मानिक शॉ साहब, तो मानिक शॉ साहब ने अपने ऑफिसर्स को ये आदेश दिया कि ओपन ट्रांसमिशन आपको करना है, आपको ओपन रेडियो फ्रीक्वेंसी पे बांग्लादेश के जो विद्रोही हैं उनसे बात करनी है, ओपन फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है? ओपन फ्रीक्वेंसी का मतलब है जिसको दुश्मन देश आसानी से इंटरसेप्ट कर ले, पकड़ ले। ऐसा क्यों किया होगा भाई? संदेश तो बहुत गुप्त होते हैं, उनको बहुत जो है संभाल के भेजा जाता है। उनको बहुत सारे सिक्योरिटीज़, बहुत सारे लेवल के सिक्योरिटीज़ में भेजा जाता है ना? लेकिन मानिक शॉ साहब ने ऐसा क्यों आदेश दिया कि भाई आप जो है ओपन फ्रीक्वेंसी पे बात कीजिए, फ्रीक्वेंसी आपकी सिक्योर्ड नहीं होनी चाहिए। ऑफिसर्स ने वैसा ही किया, ओपन फ्रीक्वेंसी पे बात किया। अच्छा, बात भी क्या किया? बात वही किया जो वो पाकिस्तानी आर्मी को सुनाना चाहते। ठीक है? उन्होंने कहा कि हमारा नॉर्थ वेस्टर्न एयरबेस जो है, भारत का नॉर्थ वेस्टर्न एयरबेस जो है वो तैयार हो रहा है। जैसे ही वो तैयार हो जाएगा फाइटर जेट्स के साथ, हम सीधे पाकिस्तान पे हमला बोल देंगे, सीधे वेस्ट पाकिस्तान पे हमला बोल देंगे। हमारे प्लेन्स वहाँ पे तैनात हैं। ठीक है? और क्या किया गया उस एयरबेस पे, नॉर्थ वेस्टर्न एयरबेस पे, सारे जो हमारे ओरिजिनल प्लेन थे उन सभी को बंकर्स में छुपा दिया गया, और जो प्रैक्टिस प्लेन जिसको कहते हैं उन सबको बाहर खड़ा किया गया। ठीक है? दुश्मन ने इस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया बहुत आराम से। ऑब्वियस था, भारतीय सेना चाहती थी कि उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ा जाए। दुश्मन ने इस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद पाकिस्तान का जैसा कि पाकिस्तान का नेचर मीन्स उस ज़माने में पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे, जनरल थे, फौजी शासन था वहाँ पे, और उस ज़माने में जो उनके हुक्मरान थे, कौन थे वो? जनरल याह्या खान। क्या नाम था उनका? जनरल याह्या खान। तो जनरल याह्या खान जो है वो बहुत ही क्रूर एक, आप अगर उनको फौजी शासक कहो तो वो सही होगा। और जनरल याह्या खान ने जब सुना कि भारत जो है वो हम पे हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो याह्या खान ने सोचा कि क्यों ना भारत के हमला करने से पहले हम ही उन पे हमला बोल दें। ठीक है? ऐसा पहले भी हो चुका है, इज़राइल ने ऐसा किया था
अरब देशों के साथ कि उनके हमला करने से पहले इजराइल ने उनके हवाई बेस पे एयरबेस पे हमला करके उनके खड़े विमानों को उड़ा दिया, और उससे फिर अरब देश जो है वो इजराइल का मुकाबला नहीं कर पाए थे। उसी तर्ज पे पाकिस्तान ने ये प्लान किया, या खान ने ये प्लान किया कि नॉर्थ वेस्टर्न एयरबेस जो है भारत का, उसको तबाह कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए, और झटका पहले ही दे दिया जाए भारत को, जिससे कि भारत हमसे युद्ध करने का जो प्लान है वो छोड़ दे, वो त्याग दे। भारत पूरी तरीके से तैयार था, हमको इस हमले की पूरी आशंका थी, और हम इस इंतज़ार में थे कि इनिशिएटिव पाकिस्तान ले, इनिशिएट पाकिस्तान करे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान के जहाज़ बिल्कुल हमारी सीमा में आए, नॉर्थ वेस्टर्न एयरबेस जो था हमारा, उसमें बमबारी हुई। हम पूरी तरीके से तैयार थे, हमारे सब डेमो प्लेन थे वहाँ पे बाहर में, जो प्रैक्टिस प्लेन जो थे वो थे, और दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने हमारे ऊपर पहले हमला किया, और उसके बाद जवाब देना तो लाजमी था, जवाब तो देना ही था। हमने जवाब दिया, और बहुत तगड़ा जवाब दिया, और मुँह तोड़ जवाब दिया। ऐसी कार्रवाई हुई हमारी तीनों तरफ से, ठीक है, 3 तरफ से, हवा में, ज़मीन में और पानी में। हवा में, ज़मीन में और नेवी के स्तर पे, तीनों स्तर पे हमारी कार्रवाई इतनी तगड़ी थी कि पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि इतना तगड़ा रिएक्शन भारत की तरफ से आएगा। कराची बंदरगाह तक, कराची पोर्ट तक हमारे जहाज़ पहुंच गए, और कराची पोर्ट को जितना नुकसान हमारे जहाज़ों ने पहुंचाया है, और मैं बता दूं आपको, हमारे पास कोई नई टेक्नोलॉजी के बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जहाज़ नहीं है, बल्कि एक बात मैं सच बताना चाहूँगा यहाँ पे कि पाकिस्तान के पास जो हथियार थे वो हमसे ज़्यादा अच्छे थे, ज़्यादा बेटर हथियार थे, उनके जहाज़ ज़्यादा बेटर थे, उनके एयरप्लेन्स ज़्यादा बेटर थे, ठीक है। लेकिन जो गलत करता है ना, कभी उसके पास विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं हो, और विल पावर कमज़ोर हो, ठीक है। हमको पता था कि हम सही रास्ते पे, इसलिए हमारा विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था। हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने अपने पुराने टेक्नोलॉजी के जहाज़ों से भी उनके नए टेक्नोलॉजी के जहाज़ों को, प्लेन्स को तबाह कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसका कारण क्या था? इसका सिर्फ एक ही कारण नहीं था, इसका एक और कारण था। ये जो नई तकनीक के जो सामान थे, जो हथियार थे, ये पाकिस्तान ने खरीदे थे, कुछ खरीदे थे, कुछ उधार लिए थे। किससे? अमेरिका से। उन दिनों अमेरिका का जो टिल्ट था वो पाकिस्तान की तरफ था। क्यों? क्योंकि रूस का जो टिल्ट था वो भारत की तरफ, और हम जानते हैं कि रूस और अमेरिका ये 2 सुपर पावर निकल के आए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो रूस का टिल्ट कहीं ना कहीं भारत की तरफ था, अमेरिका का टिल्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ। तो अमेरिका ने उसको काफ़ी हथियार दिए थे, अपने हथियार, लेकिन पाकिस्तान के पास उतना समय ही नहीं था कि अपने सैनिकों को उन हथियारों के लिए अच्छे से ट्रेन कर पाए। खरीद तो लिए, लेकिन ट्रेन कर पाने का ज़्यादा समय उनके पास नहीं था, इसलिए उनका बेहतर इस्तेमाल उनको नहीं आता था, जिससे कि जंग में उनको नुकसान हुआ बुरी तरीके से। 71 की जंग वो हारे, तीनों फ्रंट पे हारे, हवा में भी हारे, पानी में भी हारे और ज़मीन में भी हारे। बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज है, ऐतिहासिक ये मोमेंट दर्ज है कि पूरे वॉर इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि सबसे ज़्यादा सैनिकों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया था। मोर देन 90,000, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय आर्मी के सामने सरेंडर किया, जनरल मानिक शॉ के सामने, ठीक है। और हमने उनके सारे जवानों को, जितने भी जवान हमने पकड़े थे, उनको सकुशल हमने पाकिस्तान को सौंपा। वॉर के बाद भी इंडिया का जेस्चर हमेशा, आज ही नहीं, हमेशा बहुत अच्छा रहा, ठीक है। वॉर के टाइम भी और वॉर के बाद भी हमारी सेना जो है वो पाकिस्तानी सेना से या दूसरे और कई सेनाओं से ज़्यादा मैच्योर है, ठीक है, ज़्यादा प्रोफेशनल, ठीक है। हम वॉर के बाद ग्रज लेके नहीं बैठते हैं। हमारी सेना ने इसका कई बार एग्जाम्पल दे दिया है, कई बार एग्जाम्पल दिया है। हम एक सैनिक के साथ एक सैनिक की तरह ही बिहेव करते हैं, हमारी सेना, ठीक है। तो इस तरीके से 71 का जो वॉर था वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मनाक साबित हुआ। पाकिस्तान
कि पूरी दुनिया में थू थू हुई कि आप जो है अपने ही देश के एक भाग पे इतना अत्याचार कर रहे हैं कि आपके पड़ोसी देश को इंटरफेयर करना पड़ रहा है और उसको बचाना पड़ रहा है। भारतीय सैनिकों को बांग्लादेश में जो भारतीय सैनिकों का जो स्वागत हुआ है, अभूतपूर्व था वो स्वागत, ठीक है। और पीस ट्रीटी जब साइन हुई, ठीक है, जब 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने समर्पण किया और पीस ट्रीटी जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन हुई तो उस पीस ट्रीटी में ये शर्त भी रखी गई कि शेख मुजीबुर रहमान को ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश बन चुका था, उसको आज़ाद कराया जाएगा बांग्लादेश को। शेख साहब को भी आज़ाद किया जाएगा, उनको वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और अब वेस्टर्न पाकिस्तान कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा बांग्लादेश के किसी भी कामकाज में। इसी शर्त पे जो है पीस ट्रीटी साइन की गई, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे 71 के वॉर में बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत का कितना बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। इसी के साथ हमारा 71 का वॉर भी यहाँ पे समाप्त होता है। अगली क्लास में हम देखेंगे 99 यानी कि करगिल का वॉर, लेकिन उससे पहले एक और वॉर है, वॉर नहीं था वो सिर्फ एक कन्फ्रंटेशन था 1984 का, ये भी आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।